हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, और हमने डिस्कस करा था इनपुट बाउंड प्रोसेस क्या होता है और सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं जिसके लिए हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, या कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसमें हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हमारा जो शेड्यूलिंग है वो एक एफिशिएंट वे है या नहीं है। ठीक, जैसे हमने देखा था कि हमारे टोटल 4 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स थे, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? ये एक एफिशिएंसी मेज़र करता है, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन यूनिट टाइम। सपोज हमारा जो सीपीयू है वो 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है 15 सेकेंड्स में। ओके, 15 सेकेंड में 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो जो हमारा थ्रूपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 10/15 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा थ्रूपुट हो गया। अगर हम थ्रूपुट का परसेंटेज देखेंगे तो 16.67। ओके, तो थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन 1 सेकेंड। ये हमारी एफिशिएंसी डिसाइड करती है। तो क्या होगा, जब हमारे सीपीयू का थ्रूपुट ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम जो है ये बेटर है यूज़ करने के लिए। बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो आइडल ना बैठे। आइडल बैठने का मतलब है खाली ना रहे, वो कुछ ना कुछ काम करता रहे, मतलब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टर्म है बस टाइम। बस टाइम मैंने आपको बताया था, टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। ठीक, तो बस टाइम होता क्या है? बस टाइम को जनरली बीटी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो बस टाइम क्या होता है हमारा? सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम एंड देन सीपीयू टाइम। जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे न्यूमेरिकल गेट के या यूनिवर्सिटी के कोई भी क्वेश्चंस, उनमें हमारा डायरेक्टली बस टाइम गिवन होता है। ठीक है, बस टाइम गिवन होता है, बट कभी कभी हमारा जो बस टाइम है वो इस फॉर्म में भी गिवन होता है कुछ क्वेश्चंस में। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, जब हमारा बस टाइम सीपीयू और इनपुट आउटपुट दोनों में अलग अलग गिवन हो तो हम बस टाइम फाइंड करने के लिए सीपीयू टाइम को और आईओ टाइम को सम अप कर देंगे। ओके, नहीं तो हमारा बस टाइम तो गिवन ही होगा। तो बस टाइम क्या होता है? जितना टाइम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में या इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने में लगता है उसे हम बस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस है अगर उसका बस टाइम कम है तो हम प्रेफर करेंगे कि वो सीपीयू हमारा जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा, तो उस केस में थ्रूपुट क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट्स ऑफ प्रोसेस की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में होते हैं, उसके बाद वो जाते हैं रनिंग स्टेट में। ओके, एंड यहाँ पे हमारा था वेटिंग स्टेट एंड ये था हमारा टर्मिनेशन स्टेट। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको अगर आपने नहीं देखी है तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे स्टेट्स होते हैं जनरली एक प्रोसेस के। ठीक, तो जब हमारा प्रोसेस, सपोज यहाँ पे हमारे 5 प्रोसेस थे, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जब मेरा पहला प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, ठीक, पहला प्रोसेस मेरा गया इस स्टेट में, तो बाकी के 4 प्रोसेस हमारे वेट कर रहे हैं अभी रेडी क्यू में। ओके, एंड देन अगर हमारे प्रोसेस को इनपुट आउटपुट एक्सेस करना हुआ तो ये हमारा पहला प्रोसेस कहाँ जाएगा? वेटिंग क्यू में आ जाएगा। तो टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन रेडी क्यू, मतलब उस प्रोसेस ने रेडी क्यू में जितने टाइम तक वेट करा उसके बाद सम करेंगे उसमें हम कि उस प्रोसेस ने कितने टाइम वेटिंग स्टेट में वेट करा, तो जो दोनों का सम होता है उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स में वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। बाकी फॉर्मूला यही होता है कि कितने देर उसने रेडी क्यू में वेट करा और कितने देर उसने वेटिंग क्यू में वेट करा, तो ये हो जाता है हमारा वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस। तो हम प्रेफर करेंगे जब अपना एल्गोरिदम यूज़ करें कि हमारे जो प्रोसेस हैं उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। कौन चाहता है कि मैं आके बैठा रहूँ? ठीक है,
तो जो जिसका काम होता है वो सोचता है कि मैं आऊँ, मेरा काम तुरंत हो जाए। तो हम यही सोचेंगे कि हमारा वेटिंग टाइम जो है वो प्रोसेस का कम रहे, उस हिसाब से हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। एक प्रोसेस है P1, उसका बस टाइम है 10 ms, उसका वेटिंग टाइम है 15 ms। ठीक है, इसका मतलब कि अगर उस प्रोसेस को मैं CPU में भेज दूँ रनिंग स्टेट में, तो वो 10 मिली सेकेंड्स लेगा टर्मिनेट होने तक। एंड दूसरी चीज़, वेटिंग टाइम 15 सेकेंड का मतलब है कि जब मेरा प्रोसेस रेडी क्यू में आया तब उसे 15 मिली सेकेंड्स तक वेट करना पड़ा CPU को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज कोई पुराना या पिछला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब वो टर्मिनेट हुआ तब मेरा प्रोसेस P1 गया, उसे CPU मिला, तब तक उसे वेट करने का जो टाइम है वो है वेटिंग सेकेंड, दैट इज 15 मिली सेकेंड। ओके, तो अगर हम इन दोनों को सम कर दें तो हमें मिलेगा 25 मिली सेकेंड। ये हो जाता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। क्या हो जाता है? टर्न अराउंड टाइम। ठीक, मतलब बस टाइम मतलब कितनी देर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, एंड वेटिंग टाइम जितना उस प्रोसेस ने वेट करा। ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टर्न अराउंड टाइम ऑफ अ प्रोसेस। आई थिंक इतना सारे टर्म्स आपको अभी तक के क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, हम क्या चाहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस इन रेडी स्टेट। ये हमारा रेडी स्टेट है, ये है हमारा CPU जो कि है रनिंग स्टेट कह सकते हैं, और ये है हमारा टर्मिनेशन स्टेट। तो हम क्या चाहते हैं कि बल्क ऑफ प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में पड़े रहें और वो एग्जीक्यूशन के लिए CPU में जाएं। ठीक, मतलब हमारा CPU कभी आइडल ना बैठे। ओके, हमारे पास कंप्यूटर है, उसमें CPU है, तो जब हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो हम चाहते हैं कि CPU कभी हमारा खाली ना बैठे, वो कुछ ना कुछ प्रोसेसेस को यूज़ करते रहें। ठीक, तो अगर हमारे पास n प्रोसेस हैं और n प्रोसेस को मैंने सीधे रेडी स्टेट में लाया, तो पहले पहला प्रोसेस जाएगा एंड देन दूसरा, ऐसे ऐसे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ये तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक यहाँ पे प्रोसेस 0 नहीं बचते। तो हम चाहते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, तो इस हिसाब से भी हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेटर होगा। ओके, एंड देन हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद राउंड रॉबिन का जो एग्जांपल दे रहा था, मैं प्रीएम्प्टिव वर्जन जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था शायद, P1 P2 P3 P4, इनका बस टाइम था 5 10 15 20, ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिया था मैंने। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने टाइम क्वांटम जो था हमने 5 मिली सेकेंड डिसाइड कर रखा था, मतलब हर प्रोसेस 5 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। ओके, ऐसा कुछ था, एंड देन सो ऑन, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस को कब CPU का रेस्पॉन्स मिला, कब CPU को कब प्रोसेस को अटेंशन मिला CPU के द्वारा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट अटेंशन बाय द CPU टू अ प्रोसेस। तो अगर मैं प्रोसेस P3 की बात करूं तो इसे अटेंशन कब मिला? सबसे पहले प्रोसेस P1 5 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ, देन P2 एंड देन P3। तो जब इसने 10 मिली सेकेंड का वेट करा, ठीक है, 10 मिली सेकेंड का वेट करा प्रोसेस P3 ने, तब इसको जाके पहला रेस्पॉन्स मिला। ओके, तो ये होगा प्रोसेस P3 का रेस्पॉन्स टाइम। और P4 की अगर मैं बात करूं तो इसका रेस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 15 मिली सेकेंड। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम में। कुछ लोगों को काफ़ी बार ही कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। रेस्पॉन्स टाइम हमारा होता है कि CPU के द्वारा किसी प्रोसेस को सबसे पहले कब अटेंशन मिली, वो होता है हमारा रेस्पॉन्स टाइम। और वेटिंग टाइम होता है हमारा कि प्रोसेस ने कितनी देर रेडी स्टेट में वेट करा और कितनी देर वेटिंग क्यू में वेट करा। अगर मैं प्रोसेस P1 की बात करूं, प्रोसेस P1, तो इसका जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम होगा, ठीक है, वो होगा 0 ms, बिकॉज
जैसे ही प्रोसेस आया, मतलब जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा, सबसे पहले P1 ही एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 0 हो गया। और मैं अगर इसकी वेटिंग टाइम की बात करूं, वेटिंग टाइम की, तो इसने वेट भी 0 ms ही करा। तो इस केस में हमने देखा दोनों आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं, बट सारे प्रोसेस के लिए ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं P2 की बात करूं तो इसका वेट रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 5 ms है, बिकॉज 5 मिली सेकेंड तक हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद P2 पे एग्जीक्यूशन आ गया CPU का। ओके, तो रिस्पॉन्स टाइम 5 हो गया। एंड देन अगर मैं P2 की वेटिंग टाइम का बात करूं तो इसमें क्या होगा, P2 ने सबसे पहले तो जब हमारा P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तब P2 हमारा 5 ms के लिए वेट करता है, और उसके बाद CPU जो होता है वो प्रीएम्प्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, CPU को इस प्रोसेस से छीन लेता है और वो P3 एंड देन P4 को एग्जीक्यूट करता है। अभी भी अगर हम देखें तो 5 मिली सेकेंड बस टाइम P2 का हमारे बचा हुआ है, तो इसके बाद जब P3 और P4 एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर से हमारा प्रोसेस आएगा P1 P2 पर। मतलब अगर इसको 10 मिली सेकेंड और वेट कराया जाए तो फिर हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये 5 सेकेंड्स एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 0 बचेगा। तो इस केस में हमने देखा कि जो हमारी वेटिंग टाइम थी वो 5 ms प्लस 10 ms दैट इज 15 मिली सेकेंड थी। ओके, तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। और ऐसे ही अगर मैं P3 की बात करूं तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा 10 ही होगा और वेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार चीज़ों को रिकैप करा देता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ जाओ। हम CPU शेड्यूलिंग इसलिए करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए CPU की। ओके, तो हमने सबसे पहला टर्म देखा था थ्रूपुट, दैट इज नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम वही एल्गोरिदम यूज़ करें जिसमें हमारा थ्रूपुट ज़्यादा हो। एंड देन बस टाइम, बस टाइम क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जितना टाइम एग्जीक्यूट होने में लेता है उसको हम बस टाइम कहते हैं। एंड देन हमने पढ़ा वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम मतलब प्रोसेस जितनी देर वेटिंग क्यू में या तो रेडी क्यू में वेट करता है उसे वेटिंग टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि हम चाहते हैं कि रेडी स्टेट में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस रहें और CPU हमारा कभी आइडल ना रहे, इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड देन हमने पढ़ा रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम अभी मैंने आपको बताया कि CPU का जो पहला अटेंशन मिलता है किसी प्रोसेस को उस टाइम इंस्टेंट तक जितना उसने वेट करा है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ क्राइटेरियाज जिससे हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा एल्गोरिदम बेस्ट होगा यूज़ करना। और अपनी अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो हमारा सबसे पहला एल्गोरिदम होगा FCFS, ओके, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को यहाँ अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।